दो गुलफामों की तीसरी कसम, ये किताब है दो गुलफामों की तीसरी कसम। लिखा है इसको अनंत नाम के मेरे बेटे जैसे एक उत्साही आदमी ने, जिसने बहुत मेहनत की है। और दो गुलफाम यानी फणीश्वर नाथ रेणु और शैलेंद्र। फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने लिखी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और शैलेंद्र जिन्होंने इस पर फिल्म बनाई तीसरी कसम और सचमुच मारे गए गुलफाम। ये किताब उस संघर्ष की दास्तान है जो कहानी लिखते समय किया गया, जो फिल्म बनाते समय किया गया, जिसमें दोस्ती और दुश्मनी की पहचान हुई, जिसमें मोहब्बत और नफरत के किस्से खड़े किए। मोहब्बतों में दरारें डाली, ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जिसमें शैलेंद्र को राज कपूर द्वारा बर्बाद किए जाने के आख्यान हैं। मुकेश और शंकर जयकिशन की बेवफाई के चर्चे हैं और तीसरी कसम के असफल होने में इन्हीं बातों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। ये वो किताब है जो सिर्फ तथ्यों की गहराई में नहीं जाती, मन स्थितियों की गहराइयों में भी जाती है। दोनों के व्यक्तिगत जीवन की ओर भी नजर डालती है, बार बार समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ होगा, सिर्फ क्या हुआ था, जिसे कोई सच्चाई से नहीं कह सकता, क्योंकि अब कोई वो आख्यान दोहराने वाला नहीं है। ये सारी सुनी सुनाई बातें ही होती हैं। तो एक पूरा आख्यान है जो ये बताता है कि कठिनाइयाँ कितनी भी आई हैं, परंतु दो ईमानदार लोग जब मिलते हैं तो वो अपनी मंजिल पाकर ही रहते हैं और अपना जो चाहा हुआ होता है वो कर ही दिखाते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, चाहे कितने ही व्यवधान पैदा हुए हों। लेकिन तीसरी कसम कहानी को अपने सच्चे और सच्चे प्रेमिल स्वरूप में, सच्चे मनोवांछित स्वरूप में रेणु ने भी देखा और शैलेंद्र ने भी बनाया। न रेणु अपने कहे से पीछे हटी, न शैलेंद्र ने कहीं कोई बेवफाई की। अब इस बीच में वफा और बेवफा के तमाम किस्से तो चलते ही रहेंगे, पर मूल बात जो है कि शैलेंद्र जितने सफल गीतकार साबित हुए, जितने उम्दा वो गीतकार थे, जितने ऊंचे पाए के कवि थे, पोएट थे, उतने ही अज्ञानी किस्म के फिल्म निर्माता साबित हुए। वो फिल्म निर्माता नहीं थे और उन्होंने फिल्म निर्माता बनने की कोशिश की और उसमें भी सफल होकर दिखाया। तो परेशानियां तो आनी ही थी और वे सारी परेशानियां आई, उनको भुगता, मगर एक ऐसी फिल्म तैयार हुई जो अपनी मिसाल आप है एकमात्र। अनंत ने बहुत ईमानदारी से
उन सारी स्थितियों को स्पष्ट करने की चेष्टा की है जिनके लिए वो रेणु से संबंधित हर जगह भटके हैं, जिन्होंने शैलेंद्र के पूरे परिवार से संपर्क किया है, सबकी बातें सुनी हैं और उसके अनुसार फिर उन्होंने बहुत संयमित ढंग से ये किताब लिखी। मगर इसमें वो संघर्ष जरूर मूर्तिमान हुआ है, जो संघर्ष ऐसे कृतित्व को सामने लाने के लिए जरूरी होता है। जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि जो निर्देशक था, जिसकी मुट्ठी में सारे अधिकार होते हैं, जो फिल्म का नियामक होता है, वह कहीं भी इस कृति में समाविष्ट ही नहीं हो पाया। कई ऐसे आयाम थे जिसमें निर्देशक का बिमल रॉय की पुत्री आदरणीय सुश्री रिंकी भट्टाचार्य जी, जो हमारी बड़ी कृपापूर्ण मित्र हैं और जिन्होंने बिमल रॉय पर हमारी किताब का प्रेफेस भी लिखा था और बड़ी उदारता पूर्वक लिखा था, और बड़ी यानी मुझे न जानते हुए मैं उसके बहुत वर्षों बाद उनसे बम्बई में मेरी मुलाकात हुई थी और फिर उनके घर जाना भी हुआ, उनसे बहुत तरह तरह की बातें हुई। तो वो जो प्रेम प्रसंग था वो भी एक बीच में ऐसा कारण बना जिसने बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ा। पर ये लंबी बातें हैं, ये लिखकर सामने आ सकती हैं कि कैसे बिमल रॉय के और शैलेंद्र के संबंध थे। बिमल रॉय ने अपनी अधिकांश फिल्मों में शैलेंद्र से ही गीत लिखवाए, और जहाँ कठिन फिल्में थी, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो और चाहे मधुमती हो, वहाँ उन्होंने शैलेंद्र से ही गीत लिखवाए। परख के गीत के साथ तो उन्होंने परख के संवाद भी शैलेंद्र से लिखवाए। तो शैलेंद्र का क्षेत्र कविता के साथ ही गद्य भी था। वो बहुत अच्छे संवाद लेखक हो सकते थे, वो अभिनेता भी बहुत अच्छे हो सकते थे। आप यदि तीसरी कसम में अभिनेता के रूप में उन्हें न पहचान पाएं, जो कोई भी बड़ी मुश्किल से ही पहचान सकता है क्योंकि एक क्षणिक उपस्थिति ही है, परंतु यदि शैलेंद्र को अभिनेता की पराकाष्ठा पर देखना है तो वो हैं बूट पॉलिश, जिसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और बनाया राज कपूर ने था, और दूसरी मुसाफिर, जिसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जो उनकी पहली फिल्म थी। पर जब इन सबको छोड़कर जो अंक गणित में शैलेंद्र उलझे, तो उस अंक गणित को वो ठीक से बैठा नहीं पाए, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं थे। वो जानते थे गीतों से मोहब्बत, वो जानते थे साहित्य से मोहब्बत, इश्क, गहरा इश्क। तो जहाँ बड़े से बड़े निर्देशकों ने, यहाँ तक कि सत्यजीत राय ने, शतरंज के खिलाड़ी महान फिल्म हो सकती है, कलात्मक रूप से बहुत उच्च कोटि का उसे करार दिया जा सकता है, परंतु इस बात को बहुत आसानी से, बहुत सहजता से समझा जा सकता है कि शतरंज के के खिलाड़ी लिखने में जो प्रेमचंद की दृष्टि है, उससे सत्यजीत राय की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वे उसे प्रेमचंद की दृष्टि से नहीं, वे उसे अपने ढंग से निर्मित करते हैं। वे एक फिल्मकार का, वहाँ प्रेमचंद सिर्फ आधार रह जाते हैं।
जो कथा है वो सत्यजीत राय के अनुसार चलती है। वे अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचते हैं। वहां सिनेमा सर्वोपरि, सामंजस्य भी बहुत कम। परंतु तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें कहानी ही नहीं, कहानी का अंचल भी, कहानी के समय का अवसाद भी, वो दृश्य भी, वो जगहें भी जहाँ नौटंकी हो रही है, कि गांव की नौटंकी कैसी होती है, कैसा होता है उसके आसपास का वातावरण, कैसी होती है वहाँ महिलाओं की और दृश्य बंध निर्मित करने वालों की और दर्शकों की उपस्थिति। जैसे समूचे उस वातावरण से जो कहानी का है उसको प्रत्यक्ष कर दिया है शैलेंद्र ने अपनी मेहनत से, साहित्य के प्रति अपने समर्पण से, रेणु से अपनी दोस्ती के उच्चतम स्वरूप की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, एक इसमें चैप्टर है कि ये शहादत है, तो हाँ ये शहादत है, और ये उतनी ही बड़ी शहादत है जो किसी युद्ध भूमि में की जाती है। ये युद्ध भूमि जिंदगी जीने के अंदाज की युद्ध भूमि है कि हम अपने अंदाज में जिएंगे, जिसने साबित किया था कि यदि हमने लिखा है कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, तो तुम्हें समझना चाहिए कि दिशाएं 10 ही होती हैं, 4 नहीं होती। तो फिर मैं कहूँगा मित्रों, पढ़िए ये किताब, ये पढ़ने लायक किताब है। 2 गुलफामों की तीसरी कसम। शुक्रिया, शुक्रिया।